गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहचारी अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ा था कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, उसकी श्रेणियां किस प्रकार की होती है, मांग की कीमत लोच को निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं और मांग की कीमत लोच को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम मांग की आय लोच का अध्ययन करेंगे। जैसा कि लोच के प्रकार में पहले से भी हम बता चुके हैं कि किसी वस्तु की आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप ही मांग की आय लोच कहलाता है। यहाँ देखिए मांग की आय लोच EI से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो हम यहाँ लिखेंगे मांग मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। इसको डिवाइड करेंगे उपभोग आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से। तो देखिए मांग मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय 100। पहले से हम पढ़ चुके हैं इसको। डिवाइडेड बाय इनकम में आनुपातिक परिवर्तन, तो इनकम में परिवर्तन बटे पूर्व इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ये कटा तो ये आएगा डेल्टा Q अपॉन Q गुणा I अपॉन डेल्टा I। तो हम इसको लिख सकते हैं I अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा I। ये मांग की आय लोच का फॉर्मूला होगा। इस प्रकार से, जिस प्रकार से देखिए पुराना जो हमने कीमत लोच निकाला था सिमिलरली है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। कीमत लोच में यहाँ P आता था, आय लोच में यहाँ I आ रहा है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। अगर ये दो बिंदुओं के बीच में निकालें, मान लीजिए ये कर्व है, इस कर्व ये डिमांड कर्व है, आय लोच है, इनकम I1 है तो क्वांटिटी Q1 है, इनकम बढ़कर I2 हो जाती है तो क्वांटिटी बढ़कर Q2 हो जाती है। तो A से B के बीच में निकालनी है तो इसको यूं लिख सकते हैं I1 प्लस I2 अपॉन Q1 प्लस Q2, जैसा कि चाप लोच से करा था। यहाँ Q1 माइनस Q2 अपॉन I1 माइनस I2। अगर इनकम में बहुत ज्यादा परिवर्तन है तो मांग की आय लोच इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और अगर आय में सूक्ष्म परिवर्तन है तो मांग की लोच इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मांग की आय लोच है क्या? मांग की आय लोच क्या करते हैं, किसी वस्तु की आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका नाप, उसका गणितीय माप ही मांग की आय लोच कहा जाता है। जिस प्रकार से मांग की कीमत लोच शून्य से अनंत के बीच में होती है, उसी प्रकार से मांग की आय लोच का मान भी शून्य से अनंत के बीच में होता है। जितना डिफरेंस होगा उसी हिसाब से मांग की आय लोच निकलेगी। मैं आपको एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूं कि किस प्रकार से मांग की आय लोच होती है। तो देखिए EI, मान लो आय में 10% परिवर्तन है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, तो मांग की लोच आएगी 0। अगर मान लीजिए आय में 10% परिवर्तन है और कीमत में 2% ही चेंज है तो 0.2 लेस देन 1। अगर इनकम में भी 10% परिवर्तन है और मांग में भी 10% परिवर्तन है तो मांग की लोच आएगी 1। ऐसा भी हो सकता है कि आय में 10% परिवर्तन हो, कीमत मांग में 50% परिवर्तन हो जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक, इसको बोलेंगे इकाई से अधिक, इसको बोलेंगे इकाई के बराबर, इसको बोलेंगे इकाई से कम, और ये 0। और ऐसा भी संभव है कि कोई वस्तु में व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो पर मांगी जाने वाली मात्रा उसकी 10% बढ़ जाए, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई, परिवार में कोई मेहमान आ गया तो आय में परिवर्तन न होने के फलस्वरूप भी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अनंत आएगा तो हम बोलेंगे मांग की लोच इंफिनिटी है। अब दूसरी चीज ये है कि मांग की लोच 3 प्रकार की, आय लोच 3 प्रकार की हो सकती है। धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। संभव है कि कुछ वस्तु इस प्रकार की हो कि आय में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा बढ़े। ऐसा भी संभव है कि आय में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा उतनी ही रहे, और यह भी संभव है कि आय में होने वाली वृद्धि के साथ घटिया वस्तु है तो मांगी जाने वाली मात्रा घट जाए। तो देखिए मांग की आय लोच 3 प्रकार की भी हो सकती है। एक तो हम बोल सकते हैं धनात्मक, एक हो सकती है शून्य, और एक हो सकती है ऋणात्मक। उनको समझने की बात है। देखिए अगर कोई वस्तु इस प्रकार की है,
जिसकी आय में होने वाली वृद्धि के साथ मांग बढ़ती है, ये डिमांड कर्व है। आय I1 है तो मांगी जाने वाली मात्रा Q1 है। सामान्य वस्तु है तो आय बढ़ने के साथ उपभोक्ता उसकी मात्रा ज्यादा खरीदता है, Q1 से Q2 खरीदता है। तो इनकम बढ़ी, क्वांटिटी भी बढ़ी, इनकम में इंक्रीज है, क्वांटिटी में भी इंक्रीज है। ये मांग की कौन सी लोच हुई? आय लोच हुई, धनात्मक। जो सामान्य वस्तुएं में क्या होता है कि आय में होने वाली वृद्धि के साथ उपभोक्ता उन वस्तुओं की मात्रा पहले की तुलना में क्या करता है? ज्यादा खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की आय लोच क्या होगी? धनात्मक होगी। कुछ वस्तुएं इस प्रकार की भी हो सकती है कि आय में होने वाली वृद्धि से उनकी मांग पर कोई भी प्रभाव न पड़ता हो। इनकम I1 है तब भी वस्तु की मात्रा Q1 है, और इनकम बढ़कर I2 हो जाती है तो भी Q1 ही रहती है। कुछ वस्तु ऐसी है जैसे नमक है, काली मिर्च है, इलायची है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी आय बढ़ने से उनकी मांगी जाने वाली मात्रा पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से घर में अगर एक ही एसी की आवश्यकता है तो आय कम है तो भी एक एसी रहेगा, और आय बढ़ने के साथ भी एसी की मांगी जाने वाली मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती है जिनमें आय में परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी वस्तु में मांग की आय लोच क्या होगी? शून्य होगी। कुछ वस्तुएं इस प्रकार की भी होती है जिनको हम घटिया वस्तु या हीन वस्तुएं कहते हैं या गिफिन वस्तुएं कहते हैं। उनमें क्या होता है? आय बढ़ने के साथ उपभोक्ता उनकी खरीदी जाने वाली मात्रा कम कर देता है। जैसा कि हमने मांग के प्रकार के बारे में देखा था, तो मांग के प्रकार में हमने कीमत मांग, आय मांग और तिरछी मांग देखी थी। तो आय मांग में हमने बताया था कि सामान्य वस्तु का आय मांग वक्र धनात्मक होता है और घटिया वस्तु का आय मांग वक्र ऋणात्मक होता है। तो मांग की आय लोच भी ऋणात्मक होती है। किस प्रकार से होती है कि देखिए, उपभोक्ता की आय कम है तो वो मजबूरी में घटिया वस्तु खरीदता है। मान लीजिए मजबूरी में इनकम कम है तो वो बाजरा खाता है। इनकम बढ़ जाती है तो बाजरे की जगह गेहूं खाने लग जाता है। तो इनकम बढ़ने के साथ मांगी जाने वाली मात्रा क्या हुई? ये बाजरे की मांग कम हो गई। आय, तो इस प्रकार में मांग की आय लोच जो होगी वो होगी, इसको बोलेंगे नेगेटिव आय लोच। तो आय लोच धनात्मक भी हो सकती है, आय लोच शून्य भी हो सकती है, और आय लोच ऋणात्मक भी हो सकती है। ये ऋणात्मक कर्व है, ये धनात्मक कर्व है। अब देखिए, एक ही चित्र में हम इनको बताएं तो किस प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए किसान है, किसान क्या करता है? 2 किलो, उसकी इनकम 200 रुपए की है। 200 रुपए की इनकम पर वह महीने का, मान लीजिए उसकी इनकम जो है प्रतिदिन 200 रुपए कमाता है, और महीने के दिन वह, देखिए इसको समझिए, आय, हमने आय लिए और यहां लिए गुड़ की मांग। तो देखिए, इनकम 200 है तो इनकम तो 3 किलो के आसपास गुड़ खरीदता है। सपोज कीजिए इनकम है I1 तो वो 3 किलो, मान लीजिए 5 किलो गुड़ लेता है। इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़कर I2 हो जाती है तो गुड़ की मात्रा 8 किलो कर देता है। अब एक लिमिट से ज्यादा इनकम बढ़ती है। अब मान लीजिए इनकम और बढ़ी, इनकम I3 हो जाती है, पर चूंकि वो 8 किलो पहले से ही गुड़ ले रहा है तो उसकी गुड़ की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो यहां मांग की आय लोच पॉजिटिव है, क्योंकि क्या कर रहा है? आय बढ़ी, आय बढ़ने के साथ उसने खरीदी जाने वाली गुड़ की मात्रा बढ़ी। अब यह इनकम I2 से I3 हुई पर मांग नहीं बढ़ी, तो यहां इनकम आय लोच क्या होगी? शून्य। अब क्या होता है? उसकी इनकम और बढ़ती है, इनकम और बढ़ती है तो वो क्या करता है? इनकम उसकी I4 हो गई, और I4 हो गई तो गुड़ की जगह क्या खरीदने लग गया? इनकम I4 होने पर वो गुड़ की जगह क्या लेने लग गया? चीनी लेने लग गया। तो इनकम जब उसकी I4 हो जाती है, देखिए यहां इनकम और बढ़ गई। अब इनकम और बढ़ने के साथ उसने क्या किया? गुड़ को खरीदना कम कर दिया, 5 किलो पे आ गया वापस, उसकी जगह चीनी लेने लग गया। और अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम I5 हो जाती है, तो वह और गुड़ की मात्रा को कम कर देता है और चीनी की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो देखिए, पहले इनकम थी I1, मान लीजिए इनकम थी I0 पर वो 2 किलो गुड़ लेता था। इनकम बढ़कर I1 हुई, 5 किलो लेने लग गया। इनकम बढ़कर I2 हुई, 8 किलो लेने लग गया। अब इस लिमिट उस मैक्सिमम हो गई, उसके बाद 8 किलो से ज्यादा उसको गुड़ काम में नहीं आता है। अब उसकी इनकम बढ़ती है तो वह उतना का उतना ही गुड़ रखता है, तो यहाँ आय लोच शून्य हो गई, यहाँ पॉजिटिव हो गई।
और यहाँ आय लॉज क्या हुई, नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो गई, क्योंकि अब आय बढ़ने के साथ वो गुड़ की मात्रा घटा रहा है, क्योंकि वो गुड़ की जगह क्या काम में लेने लग गया, चीनी काम में लेने लग गया। इस प्रकार से यहाँ ऋणात्मक आय लॉज है, यहाँ शून्य आय लॉज है, यहाँ धनात्मक आय लॉज है। तो ये आय लॉज, मांग की आय लॉज तीनों प्रकार की हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब हम देखिए मांग की आय लॉज की श्रेणियों को देखते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि आय लॉज शून्य से अनंत तक होती है। तो हम यहां लिखते हैं मांग की आय लॉज की श्रेणियां। तो देखिए मांग की आय लॉज की श्रेणियां, जिस प्रकार से मांग की कीमत लॉज की 5 श्रेणियां होती है, पूर्ण लोजदार, लोजदार, अधिक लोजदार, लोजदार, बेलोजदार और पूर्ण बेलोजदार, उसी प्रकार से मांग की आय लॉज की भी 5 प्रकार की श्रेणियां होती है। तो हम देखिए पूर्ण लोजदार, एक एक को हम बात करते हैं। अगर किसी वस्तु की इनकम में कोई भी परिवर्तन नहीं हो और मांगी जाने वाली मात्रा 10% बढ़ जाए तो मांग की लॉज होगी अनंत। तो ऐसी स्थिति में मांग का आय लॉज का फॉर्मूला आएगा। तो देखिए इनकम है I1, खरीदी जाने वाली मात्रा Q1 से Q2 बढ़ गई, तो हम इसको बोलेंगे मांग की आय लॉज इंफिनिटी है, अनंत लोचदार है, या इसको बोलेंगे पूर्ण लोचदार आय लॉज। ये ऐसा कब होता है, जब किसी वस्तु की जब किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न होने के बावजूद उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग की आय लॉज पूर्ण लोचदार होगी। सेकंड हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसा भी संभव है कि जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है, तो दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हम लिख सकते हैं अधिक लोचदार। अधिक लोचदार में आएगा EI इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए कैसे, आय में 10% परिवर्तन हुआ, खरीदी जाने वाली मात्रा 50% बढ़ गई, तो आएगा 5 इज ग्रेटर देन 1। यानी जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है उससे अधिक मात्रा में खरीदी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। ये देखिए ये डिमांड कर्व है, उपभोक्ता की आय I1 है तो मांगी जाने वाली मात्रा Q1 है। अब आय बढ़कर I2 हो जाती है और खरीदी जाने वाली मात्रा आप देख रहे हैं कि आय तो इतनी सी चेंज हुई और खरीदी जाने वाली मात्रा Q से Q2 भी 5। जितनी आय चेंज हुई उससे 5 गुना खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे मांग की आय लॉज ग्रेटर देन 1। तीसरी होती है लोचदार आय लॉज। लोचदार आय लॉज का मतलब जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है उतना का उतना ही कीमत में परिवर्तन हो, तो हम उसको बोलेंगे थर्ड जो है उसको बोलेंगे लोचदार आय लॉज। इसमें क्या होता है कि इनकम जो है आय लॉज का मान 1, यानी देखिए अगर इनकम 10% बढ़ती है और खरीदी जाने वाली मात्रा भी 10% बढ़ती है तो मांग की लॉज 1 होगी। इसको हम समझ सकते हैं किस प्रकार से, ये देखिए ये डिमांड, इनकम I1 है तो खरीदी जाने वाली मात्रा Q1 है। इनकम बढ़कर I2 हो जाती है तो खरीदी जाने वाली मात्रा Q2 हो जाती है। तो यहां देखिए डेल्टा I और डेल्टा Q बराबर है, जितना इनकम में चेंज हुआ उतना का उतना ही क्वांटिटी में चेंज हुआ। डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा Q। तो यहां मांग की आय लॉज होगी इकाई के बराबर। अब ऐसा भी संभव है कि जिस अनुपात में आय बदलती है उससे कम अनुपात में मांग बढ़े, यानी इनकम 10% बढ़ती है तो मांग 10% से कम बढ़े, तो हम उसको बोलेंगे बेलोचदार आय लॉज। ये 4 नंबर की है, बेलोचदार आय लॉज। ये कब कहेंगे, I इज लेस देन 1। कैसे, मान लीजिए इनकम में 10% चेंज हुआ और खरीदी जाने वाली मात्रा में 2% ही चेंज हुआ, तो 0.2 लेस देन 1। ऐसा तब होता है जब जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है मांगी जाने वाली मात्रा में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होता है। ये D1 I1 है तो खरीदी जाने वाली मात्रा Q1 है। इनकम में इतना चेंज हो गया, इनकम देखिए 3 गुनी हो गई तो भी खरीदे जाने वाली मात्रा नहीं बढ़ी। यानी जिस अनुपात में इनकम में चेंज हुआ, इनकम में चेंज इतना हुआ डेल्टा I और मांग में इतना ही चेंज हुआ,
यानी डेल्टा आई बहुत ज्यादा है डेल्टा क्यू से, तो मांग की आई लोच लेस देन 1। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है, आय बढ़ने के साथ उनकी मांग नहीं बढ़ सकती। इनकम बढ़ जाएगी तो हम नमक की मांग नहीं बढ़ा सकते, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम गेहूं की मांग नहीं बढ़ा सकते, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम एक लिमिट से ज्यादा हम आवश्यक वस्तु नहीं खरीदेंगे। इनकम बढ़ने के साथ हम एसी ज्यादा खरीद सकते हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, पेट्रोल, आरामदायक विलासिता की वस्तुएं ज्यादा खरीद सकते हैं। पर अगर हमें रोटी खानी है तो इनकम बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है कि 3 रोटी खाते थे पहले, इनकम कम थी और इनकम बढ़ने के साथ 10 रोटी खाने लगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी इनकम बढ़ने के साथ भी कुछ वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, तो ऐसी वस्तु में मांग की आई लोच इकाई से कम लोचदार होती है। और कुछ वस्तुएं इस प्रकार की भी होती है कि आय में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको बोलते हैं पूर्ण बेलोचदार आय लोच। पूर्ण बेलोचदार आय लोच। तो कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनकी मांग की लोच शून्य है, इनकम मांग की आई लोच, इनकम में 10% चेंज हुआ और मांग में कोई चेंज ही नहीं है, तो बोलेंगे शून्य है। कुछ वस्तुएं इस प्रकार की है जिसमें इनकम में कोई भी चेंज नहीं है, इनकम में 10% चेंज है पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच डिमांड जो आएगी वो आएगी I1 पर है मांगी जाने वाली मात्रा Q1, इनकम बढ़कर I2 भी हो गई तो Q1 ही रहती है। चेंज इन डेल्टा आई खूब सारा है, पर चेंज इन डेल्टा आई इज ग्रेटर देन, या हम इसको इनकम बराबर हम लिखेंगे 0, इनकम आई लोच। तो कुछ वस्तु ऐसी भी होती है कि आय में होने वाले परिवर्तन से उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच पूर्ण बेलोचदार कहलाएगी। तो इस प्रकार से देखिए जो आय लोच है वो आय लोच हमारी क्या होती है, अलग अलग वस्तु की आय लोच अलग अलग होती है। यहां देखिए हमने पहली आय लोच ली ई आई बराबर इन्फिनिटी, ये पूर्ण बेलोचदार थी, पूर्ण लोचदार आय लोच थी। दूसरा हमने बनाया ई आई इज ग्रेटर देन 1, ये इकाई से अधिक लोचदार, ये बीचों बीच थी ई आई बराबर 1। इसके बाद ये वाला करवाया था ई आई इज लेस देन 1, और इसके बाद ये करवाया था ई आई बराबर 0। तो ये फर्स्ट जो कर्व है, फर्स्ट है पूर्ण लोचदार, ये है अधिक लोचदार, ये है इकाई के बराबर लोचदार, ये इकाई से कम, और ये शून्य लोचदार। ये देखिए ये आय वक्र है, अगर यही हम कीमत वक्र बनाएं तो किस प्रकार के बनेंगे। कीमत वक्र में ई आई बराबर ई पी बराबर इन्फिनिटी, फिर ये आएगा ई ग्रेटर देन 1, ये आएगा ई बराबर 1, ये आएगा ई लेस देन 1, और ये आएगा ई बराबर 0। तो ये कीमत लोच है और ये है आय लोच। तो यहां आपको अंतर देखिए, ये सब पॉजिटिव है और ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मांग की आय लोच धनात्मक होती है इसलिए सारे के सारे कर्व धनात्मक है। मांग की कीमत लोच ऋणात्मक होती है तो ये देखिए सबके ढाल ऋणात्मक है। इन दोनों में ये अंतर है। बाकी ये लगता है अगर हम देखें तो कि दोनों कर्व एक जैसे ही हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग करके आपको बताया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप, मैं समझता हूं, समझ गए होंगे कि मांग की आय लोच किस प्रकार से निकाली जाती है। अगले वीडियो में हम मांग की तिरछी लोच क्या होती है उसको समझेंगे। थैंक यू।